हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए और मिडल ईस्ट क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला चेंज आया वो था कि कोल्ड वॉर जो था वो अब ख़त्म हो चुका था। तो जो कोल्ड वॉर था उसके जितने भी कन्फ्रंटेशंस थी यानी जितना भी संघर्ष था वो भी अब ख़त्म हो चुका था। दूसरा जो चेंज आया था वो था कि ऑन द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, तो उस टाइम पे कैपिटलिस्ट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आइडियोलॉजी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। तो ऐसे में जो वर्ल्ड है उसके सामने एक क्वेश्चन था कि कौन सी वाली जो आइडियोलॉजी है वो ज़्यादा बेटर है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या फिर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद अब जो ये मुद्दा था, ये जो इशू था वो भी अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वर्ल्ड के सामने यूएसएसआर का डिक्लाइन हो चुका था। यानी जो सोशलिस्ट सिस्टम जो था यूएसएसआर का वो भी अब ख़त्म हो चुका था। तो इसका मतलब वर्ल्ड के सामने जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो ज़्यादा बेटर हो गई थी। एंड ऑफ आर्म रेस यानी जो हथियारों की होड़ थी अब वो भी ख़त्म हो गई थी। दूसरा है कि अब वर्ल्ड में दो पॉसिबिलिटीज़ थी। पहली प्लस जो पॉसिबिलिटी थी वो थी कि यूनिपोलर सिस्टम होगा, यानी जो वर्ल्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सुपर पावर होगी, जो कि थी यूएसए। कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूएसए जो था वो एक अकेला सुपर पावर बचा था। तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस थे कि यूनिपोलर सिस्टम हो, यानी वर्ल्ड में केवल एक ही सुपर पावर होगी और उसके हेजीमनी को, उसके वर्चस्व को रोकने के लिए दूसरा कोई और कंट्री नहीं होगी। तो ऐसे में जो कंट्रोल होगा वो केवल और केवल एक ही कंट्री का होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी थी वो थी मल्टीपोलर सिस्टम की, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ है उनका ग्रुप, या फिर जो इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं उनका ग्रुप, वो मिलकर के अलग अलग अपनी भूमिकाएं निभाएंगे, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड होगा वो मल्टीपोलर हो जाएगा। यानी कि किसी एक का वर्चस्व इस वर्ल्ड में नहीं रहेगा, हर एक जो कंट्री है वो अपना अपना रोल जो है वो प्ले करेगी। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ जो थे अब उस टाइम पे बची हुई थी। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। इन जैसे जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो वो एक पावरफुल एडवाइज़र के रूप में उभरे, यानी जो पावरफुल एडवाइज़र है वो बन चुके थे। क्यों बन चुके थे कि जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया, यूएसएसआर जब डिक्लाइन उसका हो गया, तो यूएसएसआर, जैसे मैंने बताया था कि 15 रिपब्लिक से मिलकर के बना हुआ था। तो जब यूएसएसआर अब नहीं रहा तो ये जो इसमें से जो कंट्रीज़ निकल करके इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई, कुछ कंट्रीज़ जो है इनमें से निकल के इंडिपेंडेंट बन गई, जैसे कि आर्मेनिया हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया और तंजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया। इन जैसे कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो यूएसएसआर से निकल गई। और ऐसे में अगर वो निकल गई तो उनको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और उनको पैसों की ज़रूरत थी। यानी उनको किसकी ज़रूरत थी, वो थी लोन की, उनको ज़रूरत थी। जो लोन उनको आईएमएफ ने दिया और वर्ल्ड बैंक ने दिया। तो इस वजह से ये जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एडवाइज़र बन गए थे उसके बाद। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज़, यानी कि नए देशों का उदय। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद यूएसएसआर से काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो निकली। नेक्स्ट है यूनिपोलर, यानी कि यूनिपोलर आखिरकार क्या है, एक ध्रुवीय क्या है। बेसिकली ये क्या होता है कि जब वर्ल्ड में केवल एक ही सुपर पावर हो, यानी एक ही कंट्री जो है उसका कंट्रोल हो,
और बाकी की जो कंट्रीज़ है उससे वो इकोनॉमिक तरीके से, सोशल और कल्चरल तरीके से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। यानी वर्ल्ड में जो है एक ही कंट्री जो है उसी कंट्री से जो है बाकी जो देश है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो। जब एक सिंगल कंट्री जो है वो इस पोजीशन पे आना चाहती है जिससे कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके, वो होता है यूनिपोलर वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड में केवल और केवल एक कंट्री का ही वर्चस्व हो, एक ही कंट्री की हेजेमनी हो। अब आते हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस में। तो थोड़ा पहले इसके बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये रहा अफ़गानिस्तान। और अगर इसकी नेबर कंट्रीज़ के बारे में हम बात करें तो वो है पाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो आप देख सकते हो कि जो अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यानी अगर इससे आप इंडिया को यहाँ पर देखो तो आप देख सकते हो कि इधर की साइड से तो इसकी कंट्रीज़ हैं, बट जो इधर से अगर आप देखो तो यहाँ से सी है। पर अफ़गानिस्तान जो है वो चारों तरफ से कंट्रीज से घिरा हुआ है। अब कुछ बेसिक जानकारी अफ़गानिस्तान के बारे में लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी स्थलरुद्ध देश है। इसके आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। तो ये पूरा कंट्री से चारों तरफ से जो है वो कंट्री से घिरा हुआ है, तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन जो है अराउंड 32 मिलियन है, जिसमें कि इसमें पश्तून जो है वो 42% है और ताजिक्स जो है वो 27% है। हज़ारास जो है वो 8% है और उज़्बेक्स जो है वो 9% है। अब उसकी ज्योग्राफी को देखते हैं। ये जो है वो लोकेटेड है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में। इसको जो है वो क्रॉस रोड्स ऑफ एशिया के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। और इसकी जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ मिलती है, जिसको कि हम कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, यानी ड्यूरेंट रेखा। और बेसिकली ये जो है एक माउंटेनियस और थोड़ा रेक्ड एरिया है, यानी पहाड़ी और थोड़ा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। ये जो है ये रेगिस्तानी एरिया भी है और यहाँ की जो लैंड है वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। 1960 में जो किंग्स ज़हीर शाह थे, उन्होंने अपने फादर की तरह ही उन्होंने नेशनल की इंडिपेंडेंस, मॉडर्नाइजेशन और क्रिएटिंग नेशनलिस्ट फीलिंग्स और यूनाइटेड किंगडम के साथ रिलेशनशिप को अच्छे करने के लिए जो है वो कुछ कदम जो है उठाए। यानी उस टाइम पे क्या था कि जो ब्रिटेन था वो काफ़ी पावरफुल था। तो उस टाइम पे ब्रिटेन और यूएसएसआर के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। पर बाद में ब्रिटेन की जो पावर थी वो कम हो गई और फिर उभर के आया यूएसए, और उसके बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो उस टाइम पे जो किंग ज़हीर शाह थे वो ज़्यादातर यूनाइटेड किंगडम के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ठीक, वो जो है वो नेशनल इंडिपेंडेंस को लेकर के, मॉडर्नाइजेशन को लेकर के और लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स को, यानी राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए इन सब चीज़ों की जो है उनकी नीति रखते थे। 1973 में दाऊद खान ने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया। उस टाइम पे जो किंग ज़हीर शाह थे वो जा रखे थे इटली, और उस टाइम पे दाऊद खान ने वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो मोनार्ची थी, यानी जो राजशाही था, मोनार्ची सिस्टम जो था उसको ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो ये एक पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे अफ़गानिस्तान के जिन्होंने ऐसा किया था। फिर अप्रैल 1978 में जो कम्युनिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान है, यानी पीडीपीए है, उसने दाऊद खान का तख्ता पलट कर दिया, जिसको कि हम सौर रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जो पीडीपीए था उसने ट्राई किया कि वो जो लैंड है उसमें कुछ रिफॉर्म्स कर सके, कुछ सुधार जो है लैंड में कर सके, क्योंकि जो पीडीपीए थी वो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करती थी। तो पर जो पब्लिक थी वहाँ की, उसने उसको अपोस्ट किया, यानी जो ये सुधार जो ये कर रहे थे उसको अपोस्ट किया। जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया तो फिर जो पीडीपीए थी
इस पार्टी ने यूएसएसआर से हेल्प मांगी, क्योंकि यूएसएसआर भी जो था वो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव करता था। तो इसी वजह से इन्होंने यूएसएसआर से मदद मांगी और यूएसएसआर जो है वो तुरंत मदद के लिए भी राजी हो गया। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजा। ये 24 दिसंबर 1979 में ये जो इंटरफियर अफगानिस्तान में किया था यूएसएसआर ने, इसको अपोज किया मुस्लिम्स ने भी, अफगानिस्तान ने भी, जो अफगानिस्तान के लोग थे, वहाँ की जो पब्लिक थी, और यूएनओ ने भी। और यूएसए कैसे जो था वो पीछे रह सकता था, तो यूएसए का तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा यूएसएसआर के साथ रहता ही था, तो इस वजह से इस मौके का फ़ायदा यूएसए ने भी पूरा उठाया और उसको जो है अपोज किया। अब ऐसे में वहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान में काफ़ी लोग भी मारे गए, एक छोटी मोटी वॉर जो है वो भी हुई। पर जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि वो अफ़गानिस्तान से जो है वो जितने भी ट्रूप्स हैं उनको वापस बुला लेंगे। 1986 में सोवियत संघ ने 1986 में जो मोहम्मद नजीमुल्लाह था वो वापस से गवर्नमेंट में आया और 1989 में सोवियत संघ ने वहाँ से अपने ट्रूप्स को जो है हटा दिया। तो ये जो था वो कॉन्फ्लिक्ट था अफ़गानिस्तान का। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।